दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कल पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसमें होलसेलर, एजेंट, रिटेलर और ये सारी चीज़ें मैं पढ़ी थी कि कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचता है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स में मतलब वो क्या क्या चीज़ें हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सामान को। जब दार्जिलिंग में चाय बनती है और वहाँ से जब पूरे इंडिया में वो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो क्या क्या ऐसे डिसीजंस हैं, वो क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं, वो क्या क्या ऐसे कंपोनेंट है जो जो मैन्युफैक्चरर को या जो एजेंट है उसको लेना पड़ता है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सामानों का, हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से चाय पत्ती गैंगटोक से यहाँ पहुँचती है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है वो देखने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप है हमारा पहला स्टेप है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब हुआ जब भी कोई कंपनी को ऑर्डर मिलता है, जब भी कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग का सिंपल सा मतलब हुआ टाइम एंड स्टेप इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। टाइम मतलब कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब कि आपने ऑर्डर दिया मुझे 100 साड़ी का बनाने का, आपने मुझे ऑर्डर दिया मेरी कंपनी को कि 100 साड़ी बनाइए और हमें दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, टाइम लूँगा और मैं स्टेप कुछ ऐसे लूँगा जो आपके ऑर्डर को मैं पूरा कर सकूँ, कस्टमर के ऑर्डर को मैं पूरा कर सकूँ और उसको आपको डिलीवर कर सकूँ एज पर द ऑर्डर। जितना आपको ने ऑर्डर दिया, आपने मुझे 100 साड़ी बनाने का ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या आता है, वो टाइम जो ये 100 साड़ी बनाने जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को बनाने में जो टाइम लगता है और जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है और ऑर्डर की जो डिलीवरी होती है, उस सारी इस स्टेप्स को हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग जनरली क्या होता है कि डायरेक्ट ये रिलेशन रखता है किससे, टाइम टेकन, जो टाइम लगता है सामान कस्टमर तक पहुंचने में, सामान बनता है उसके बाद कस्टमर तक डिलीवर होता है, उसके बीच का जो टाइम होता है वो पूरा पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन रखता है, किसके किसके बीच डायरेक्ट रिलेशन रखता है, टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड ऑर्डर डिलीवर होने तक का ये पूरा पूरा क्या रखता है, ये पूरा पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है आपका। इसमें कंपनी क्या करती है, जब ऑर्डर कंपनी को मिलता है तो कंपनी ये भी देखती है कि कंपनी कितने देर में पूरा कर पाएगी, कैसे ऑर्डर उसको मिला है, सेल्समैन के थ्रू कंपनी के उसको ऑर्डर मिला है, कंपनी का चार्ट क्या है, कंपनी की इन्वेंट्री क्या है, कंपनी के पास क्या स्टॉक है, कंपनी कितना बना पाएगी कितना नहीं बना पाएगी, ये सारी चीज़ें ऑर्डर प्रोसेसिंग में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। जब सामान तैयार हो गया, मान लीजिए 100 साड़ी का मुझे मिला था ऑर्डर, अब जब सामान तैयार हो गया तो अब वो क्या होगा, सूरत से साड़ी मैंने ऑर्डर किया था सूरत की फैक्ट्री को, सूरत की कंपनी को कि आपको 100 साड़ी मुझे देना है यहाँ पे गोरखपुर में। तो अब सूरत वालों ने क्या किया, उसको अब वो ट्रांसपोर्ट करेंगे ना यहाँ गोरखपुर में, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर यहाँ का है, तो अब वो ट्रांसपोर्टेशन से क्या करेंगे, अब मेरे ऑर्डर को, कस्टमर के ऑर्डर को पहुँचाएंगे। तो इसी तरह गैंगटोक और सिक्किम में जो चाय डेवलप किया, जो चाय का प्रोडक्शन होता है, टी का प्रोडक्शन होता है, वो ऑल ओवर इंडिया कैसे आता है, ट्रांसपोर्टेशन से आता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे सामान बना हो वहां से प्लेस ऑफ वेयर दे आर रिक्वायर्ड या कंज्यूम, जहां पे उस सामान की जरूरत हो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का में और क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन है आपका मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, क्या क्या जरिया है ट्रांसपोर्टेशन का, रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, आप नाव से भी सामान आता है, जहाज से भी आता है, एरोप्लेन से आता है, ट्रकों में रोड से आता है, ट्रेन से आता है, रेलवेज है। ठीक है, ये सब क्या है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो ये अच्छा, एक और चीज, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे कि 10 रुपए का अगर साड़ी तैयार हुआ है तो उसको यहाँ पे लाने में, ट्रांसपोर्ट करने में किसी भी चीज़ से, चाहे वो रेल से हो, चाहे वो ट्रक से आए, रोडवेज से आए, चाहे वो वाटरवेज से आए, पानी के जहाज से आए, चाहे वो हेलीकॉप्टर से आए, तो उसमें क्या पैसा लगता है, वो पैसा आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में जुड़ता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, चीज़ों के दाम को हाई बढ़ा देता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है सामान को सुरक्षित गोदाम में रखना, सामान को सुरक्षित गोदाम में रखना, ये भी कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। ठीक है, वेयर हाउस का मतलब स्टोर फिनिश गुड, जो तैयार सामान है उसको
गोदाम में रखना जब तक वो बिक ना जाए, जब तक वो मार्केट से बिक ना जाए। मैंने 1 करोड़ की साड़ी तैयार करवाई है तो वो क्या है, मुझे उसको अच्छे से गोदाम में रखना पड़ेगा, उस चूहा ना काट दे, कुछ ऐसा ना हो जाए, जब तक वो बिक ना जाए। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी क्या करती है, ये भी क्या करता है, कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है इसमें, ठीक है। और जब भी जो मैन्युफैक्चरर है उसको हमेशा देखना चाहिए, अगर उसके पास उसको स्टोरेज फैसिलिटी उसके पास कम है या स्टोरेज में उसके पास ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो उसको कम से कम स्टॉक बना कर रखना चाहिए ताकि उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर उसके पास स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास खुद का बड़ा बड़ा गोदाम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक बना के रख सकता है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम, इसमें भी पैसे लगते हैं अगर आपके पास खुद के बड़े बड़े गोदाम ना हो तो। वेयर हाउसिंग भी सामान का प्राइस क्या करता है, बढ़ा देता है। मान लीजिए आपने 100 साड़ी बनवाई, अब उसको आपको गोदाम में रखना है, अब आप गोदाम लेंगे, रेंट पे लेंगे वेयर हाउस, तो रेंट जो चुकाएंगे उसको भी आप साड़ी में ही ऐड करेंगे उसका खर्चा, तो इस तरह से साड़ी का दाम बढ़ जाता है, तो ये भी कॉस्ट बढ़ा देता है चीज़ों का। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, आपके पास कितना मौजूदा स्टॉक है। इट रिफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, सामान जो आप जो जैसे मेरे पास मैंने क्या किया, स्टॉक मेंटेन कर रखा है 1 करोड़ का, मेरे पास 1 करोड़ की साड़ियां हैं, ठीक है, जो मैं कोई भी मुझे अगर 1 करोड़ की साड़ियों का ऑर्डर देगा तो मैं उसे बेच दूंगा, ठीक है, आराम से मैं उसको उसकी डिमांड को, उसकी ऑर्डर को पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो यही होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। इट नीड टू बी मेंटेन सो दैट गुड्स कैन बी सप्लाइड ऑन टाइम। अगर इसको इसलिए मेंटेन किया जाता है, अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं मेंटेन करके चलूंगा, किसी ने मुझे 100 पीस का साड़ी का ऑर्डर दिया तो मैं उसको वो टाइम पे पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है। कब कौन कितना ऑर्डर प्लेस कर दे, तो अगर आप उस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका कस्टमर भी जो है सेटिस्फाई नहीं होगा और आपका भी लॉस होगा। तो इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक मेंटेन करना, ठीक है, स्टॉक मेंटेन करना। हमेशा जो कॉस्ट स्टॉक मेंटेन करने में कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी हमेशा मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, रिटेलर को ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो रहा है, मान लीजिए 1 करोड़ की साड़ियाँ मैं खरीद के लाया, उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ 10 महीने के लिए, तो ये क्या है, ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल क्या होगा, ब्लॉक होगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री। कैसा हमारा इन्वेंट्री हो, कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम कितना स्टॉक अपने पास रखेंगे, कितना इन्वेंट्री अपने पास रखेंगे, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो फैक्टर्स विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या है, फर्म पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। अगर कस्टमर को जल्दी से जल्दी आप सामान प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, कस्टमर का ऑर्डर तुरंत पूरा करना चाहते हैं, फास्ट पूरा करना चाहते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फॉरकास्टिंग। जैसे अगर आने वाले टाइम में मैंने 1 करोड़ साड़ियों का स्टॉक मेंटेन किया है और आने वाले टाइम में मैंने फॉरकास्ट किया है, फॉरकास्ट मतलब फ्यूचर का प्रिडिक्शन किया है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2 महीनों में बहुत ज़्यादा शादियां होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा शादियां होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े बिकेंगे, बहुत ज़्यादा साड़ियाँ बिकेंगी, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फॉरकास्टिंग। अगर आपका प्रिडिक्शन, अगर आपका फ्यूचर का जो है अगर सही है प्रिडिक्शन, ठीक है, सेल्स को लेके एक्यूरेट है, ठीक है, कि आप सेल अच्छे से कर पाएं, तो जो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर आप एक्यूरेट हैं, आप सेल्स फॉरकास्टिंग अच्छे से कर पा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में मैं इतना कपड़ा बेच लूंगा, इतनी साड़ियां जो मैंने स्टोर करके रखी है, 1 करोड़ की जो मैंने इन्वेंट्री स्टॉक रखा है उसको मैं बेच ले जाऊंगा, तो ये अच्छा होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यहाँ ये मतलब है कि अगर आप एडिशनल डिमांड प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उसको अगर उसको आप पूरी कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 100 साड़ियाँ अगर आती हैं, यहाँ पे आने में 2 महीना उसको लग जाता है, 100 साड़ीज का ऑर्डर पूरा करने में कंपनीज को 2 महीना लग जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर उनका स्लो है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उनका स्लो है कि मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से कस्टमर के पास आएगा, तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना है ताकि आप टाइम पे सर्विसेज दे पाएँ, टाइम पे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएँ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन
सिस्टम जो है आसान है, इजीली सामान पहुंच जाता है। 100 साड़ियों का आपने ऑर्डर दिया और वो तुरंत 5 दिन में आ जाती हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, अगर जल्दी से जल्दी सामान आपके पास पहुंच जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब हमें ये भी देखना है कि उस स्टॉक को मेंटेन करने में कितना खर्चा आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, आप उधार में दबे जा रहे हैं, उस स्टॉक को मेंटेन करने में गोदाम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, पैसा उधार लेके कपड़ा ले रहे हैं, स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, इस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है, इफेक्ट है करता है हमें डिटरमाइन करने में कि हम कितना स्टॉक रखेंगे अपने पास। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अगर स्टॉक मेंटेन करने में कम खर्चा आ रहा है तो हम ज़्यादा स्टॉक रखेंगे अपने पास, स्टॉक मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो कम स्टॉक रखेंगे अपने पास। जैसे कि नेक्स्ट हमारा हो गया प्रमोशन हमारा नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, क्या होता है प्रमोशन एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विथ कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू एनहेंस द सेल्स ऑफ फर्म। ठीक है, क्या करता है प्रमोशन 2 काम करता है। ये कस्टमर से कम्युनिकेट करता है, कस्टमर से बात करता है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, ये आपको ये देगा, ये आपको वो देगा। और इससे क्या हो रहा है, जब वो कस्टमर प्रोडक्ट हमारा लेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कहेंगे कि सेल करो फर्म का सामान सेल करो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है आपको मैंने पहले बता ही दिया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं। तो प्रमोशन सिंपल सा है, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, वो कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हैं अपने किसी चीज़ को अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स का मतलब वो सारे डिसीजन, इट रिफर्स टू ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड सर्विस। वो सारे डिसीजन जो आप लेते हैं कि आप प्रमोशन कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो सारे डिसीजन जो प्रमोशन से रिलेटेड आप लेते हैं, कैसा आप जो है किस टाइप का प्रमोशन यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो सारे डिसीजंस जो आप ये सब लेते हैं वो सब आते हैं प्रमोशन मिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट क्या क्या है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिएक्शन है। तो पहला है हमारा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का सिंपल सा ये मतलब होता है कि पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। कोई पर्सनल प्रेजेंटेशन तो है नहीं, मैं मालिक हूं अगर साड़ियों की किसी कंपनी का, तो मैं कस्टमर के पास थोड़ा जाके कह रहा हूं कि मेरी साड़ी ले लो पर्सनली, तो मैं नहीं ना जा रहा हूं। इसीलिए यहां लिखा हुआ है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। आप पर्सनली नहीं जाते हैं अपने कस्टमर के पास, आप कोई रिप्रेजेंटेटिव, आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पेड एडवर्टीजमेंट कंपनी को आप पे करते हैं, वो क्या करता है अपने किसी आदमी को आपके कंपनी का प्रमोशन के लिए लगाता है, किसी एक्टर एक्ट्रेस को, और आपका आइडिया, आपका सामान, आप जो चीज़ बेचना, जिसका प्रमोशन करवाना चाहते हैं उसको प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब होता है सपोर्टर, जो पैसे देता है। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर मतलब सपोर्टर, जो कंपनी एडवर्टीजमेंट को सपोर्ट करती है वो पैसा लेती है और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन शो करती है टेलीविजन पे, रेडियो पे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग और क्या आता है, ये इम्पर्सनल होता है। इसका फीचर आप लिख सकते हैं कि इट इज़ इम्पर्सनल। और इसमें और क्या लिख सकते हैं कि ये किस लिए होता है, आपके सामान का मेरिट, क्या फ़ायदा है आपके सामान का, प्राइस कितनी है, अवेलेबल कितना है आपका प्रोडक्ट, क्या इस्तेमाल में आता है मार्केट में, ये सब बात बताने के लिए एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया जाता है। जनरली एडवर्टीजमेंट का यूज़ आपका सामान का बेनिफिट क्या है वो बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 तरह के इसमें आते हैं एडवर्टीजमेंट, पेड फॉर्म, इम्पर्सनैलिटी, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। पेड फॉर्म में क्या होता है, पेड फॉर्म में ये होता है कि जो स्पॉन्सर रहता है वो उसको, सपोर्टर जो रहता है उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, अपने कॉस्ट बियर करना पड़ता है कस्टमर से बात करने के लिए। अगर उसको कस्टमर से बात करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पेड फॉर्म एडवर्टीजमेंट का मतलब उसको पे करना पड़ेगा। अगर मुझे बताना है कि खैतान ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छा है तो मैं तरह तरह का, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंट मीडिया, मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया कि भाई ये पैम्पलेट है,
इस पर खैतान ट्यूटोरियल लिखा हुआ है और ये इसकी खासियत है, और मैंने उसको न्यूज़पेपर में डलवा के बंटवा दिया, तो ये पेड फॉर्म में आएगा। ठीक है। इम्पर्सनैलिटी क्या होता है? देयर इज़ नो फेस और कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड एडवर्टीजमेंट, इट क्रिएट्स अ मोनोग्यू एंड नॉट अ। इसमें क्या होता है कि ये लंबा स्पीच टाइप का होता है। इम्पर्सनैलिटी में ये जो एडवर्टीजमेंट होता है इस तरह का, ये एक स्पीच टाइप का होता है कि एक आदमी खड़ा हो जाएगा आपके सामने, फेस टू फेस नहीं रहेगा, ये सिर्फ ऑडियो में रहेगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप हमारे ये प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकते हैं, ये इस तरह से है, ऐसे है, ये इस तरह का रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर मतलब कई कंपनियां हैं ऐसी, कई सपोर्टर कंपनियां हैं एडवर्टीजमेंट को, जो क्या करती हैं, जो जिनको आप पैसे देते हैं, जो फर्म के लिए काम करती हैं। ठीक है। कई कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, फर्म के लिए काम करती हैं, सिर्फ फर्म्स के लिए एडवर्टीजमेंट करती हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स। ठीक है। क्या मेरिट है एडवर्टीजमेंट का? एडवर्टीजमेंट का पहला मेरिट है रीच। एडवर्टीजमेंट का पहला मेरिट क्या है? रीच। रीच मतलब क्या होता है? पहुंच। ठीक है। एडवर्टीजमेंट क्या करवाता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके सामान के बारे में, आपके सामान के बेनिफिट के बारे में पहुंचाता है, पूरी स्टोरी बताता है, आपकी प्राइस कितनी है, क्या है। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपनी बात को, अपने सामान को कम्युनिकेट कर सकते हैं कस्टमर से, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ आपका। जैसे ऑल इंडिया रेडियो पे मैंने बुलवा दिया कि खैतान ट्यूटोरियल इज द बेस्ट ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ठीक है। फॉर अकाउंटेंसी, फॉर होल कॉमर्स एंड इंग्लिश, ये सब बुलवा दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हुआ ना, तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट का ये फर्स्ट हमारा है चॉइस। चॉइस में क्या होता है कि आप किस तरह का एडवर्टीजमेंट चूज करते हैं। प्रिंट एडवर्टीजमेंट चूज करते हैं, मीडिया एडवर्टीजमेंट चूज करते हैं, मतलब आप बैनर बनवाते हैं, कि आप पैम्पलेट बंटवाते हैं, कि आप न्यूज़ चैनल में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, न्यूज़ चैनल के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। तो डिफरेंट चूज भी आप कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है थोड़ा सा ये लीगल लगता है। एडवर्टीजमेंट जब आप किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करवाते हैं तो लोगों को लगता है, पब्लिक रिएक्शन ये रहता है लोगों का कि अरे ये तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि हमारा ये सामान इस तरह से इतना अच्छा है, तो ये क्या होता है, कुछ लीगल लगता है। लोगों को क्या लगता है, ये लीगल लगता है कि चलो ये खराब नहीं होगा। जब ओपनली इस तरह से बोल रहा है कि निरमा वॉशिंग पाउडर यूज करो और सारे कपड़े के दाग धुल लो, तो ये क्या है, खराब नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा, ये सही बोल रहा है। तो एडवर्टीजमेंट ये भी हेल्प करता है आपके सामान को एक लीगल फॉर्म में बिकने में भी हेल्प करता है। लोग आपको सच्चा समझते हैं, कंपनी को सच्चा समझते हैं जब आप खुल के सामने से बोलते हो। एक्सप्रेसिवनेस में क्या आता है कि आप अच्छे कलर यूज करके, अच्छे एडवर्टीजमेंट यूज करके अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा आप एक्सप्रेसिव वे में सामने क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे भड़कीले कलर में ड्राइंग बना के किसी भी तरह से जो है अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हो आप अपने जो है प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। ठीक है। और उसको एक्सप्रेसिव फॉर्म में आप नेक्स्ट हमारा आता है लैक ऑफ फीडबैक। लैक ऑफ फीडबैक का क्या मतलब है कि जो फीडबैक होता है कस्टमर का वो मिल नहीं पाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है। कोई भी इमीडिएट एक्यूरेट फीडबैक कस्टमर का नहीं मिल पाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट वाला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, जो हमने लेस इफेक्टिव देखा था। लेस इफेक्टिव क्यों है एडवर्टीजमेंट? क्योंकि सिर्फ एक ही लोग बोलता है अपने सामान के बारे में, उधर से कोई भी रिप्लाई, डाउट क्लियरेंस नहीं हो पाता है कस्टमर का। सो दिस इज all your demerit, merit, your advertisement, these things. Next will be, so our next topic is objection to advertising. Advertising को क्यों इसको क्यों अपोज किया गया, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया, क्यों इसका क्रिटिसिज्म किया गया, क्यों इसको आलोचना इसकी क्यों की गई, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी आलोचना के क्या क्या कारण रहे। पहला इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन वैल्यूज, मटेरियलिज्म एंड लाइफस्टाइल। आजकल इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है कि चीज़ें जो वैल्यूज़ हैं, जो आजकल जैसे क्या है कि एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है कि ये मोबाइल आ रहा है, वो मोबाइल आ रहा है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप से जिद कर रहे हैं, और माँ बाप के पास पैसे ना होते हुए भी उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको दिलवाना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ को ख़त्म कर रहा है। जो हमारी रिलेशन है आपसी, फ़ोन आ जा रहे हैं, एडवर्टीज नए नए चीज़ें आ जा रही हैं, बच्चे लोग उसको खरीदने के लिए पगलाए हुए हैं। आपसी रिलेशन को, वैल्यूज़ को वो लोग कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। मेटेरियलिस्टिक हो गई है लाइफस्टाइल, जो दुनिया है वो मेटेरियलिस्टिक हो गई है कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट देख के वो भी खरीदना चाह रहे हैं। बाद में भले ही उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको बेचना पड़ जाए।
ठीक है, उनके पास 100 रुपये है तो वो सामान खरीदना चाह रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देख के मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, वो सामान हर चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, मटेरियल कलेक्ट करके, वो मटेरियलिस्टिक कलेक्ट करके बिल्डिंग, लैंड, ज़मीन, बाइक, कार, वॉच, ये वो, शूज़ ब्रांडेड, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो मटेरियल अपने पास कलेक्ट करके खुश रहना चाह रहे हैं। एडवर्टीजमेंट ने ये किया है, एडवर्टीजमेंट ने बर्बाद किया है एक सिंपल लाइफ स्टाइल को, उसने एडवर्टीजमेंट ने मटेरियलिस्टिक बना दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जिस चीज़ की ज़रूरत आज हमें नहीं है, बच्चों को नहीं है, बड़े को नहीं है, वो भी लोग खरीद रहे हैं, फर्राटे से खरीद रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्टाइजिंग एनकरेजेस सेल्स ऑफ इंफीरियर एंड डुप्लीशियस प्रोडक्ट। डुप्लीकेट प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट डुप्लीकेट प्रोडक्ट और इंफीरियर प्रोडक्ट का भी, इंफीरियर का मतलब होता है बैड क्वालिटी, खराब क्वालिटी के भी सामान का सेल्स कैसे बढ़ाया एडवर्टीजमेंट, वो समझिएगा। मान लीजिए जो इकोनॉमिकल स्ट्रांग लोग हैं, जो अपर क्लास है, जिसके पास पैसा है, वो तो ब्रांडेड सामान और महंगे सामान खरीद ले रहा है, नाइक का जूता, रिबॉक का जूता, एडिडास का जूता, ये तो खरीद ले रहे हैं। लेकिन जो लोअर कास्ट है, जो अपनी मटेरियलिस्टिक जो उसकी सोच है, उसको जो सेटिस्फाई करना चाह रहा है, जो गरीब तबका है, वो क्या कर रहा है, लोकल ब्रांड को नाइक की बजाय नोज का खरीद रहा है, रीबुक की बजाय रिबॉक का खरीद रहा है, एडिडास की बजाय एडिडास का खरीद रहा है। तो वो लोकल और डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीद के अपने मटेरियलिस्टिक वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, अपने डिजायर को, अपनी डिमांड को पूरा कर रहा है। तो एडवर्टीजमेंट ने क्या किया है, एडवर्टीजमेंट ने नाइक का, वो बाटा का जो है एडवर्टीजमेंट आया, नाइक का आया, एडिडास का आया, तो लोगों के मन में उत्साह हुई खरीदने की। लेकिन लोगों के पास उतने, जिनके पास पैसे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, उसी तरह का खराब क्वालिटी का और डुप्लीकेट सामान खरीद रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडवर्टाइजिंग कंफ्यूजन रेदर देन हेल्प। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, आजकल LG का, इसका उसका, आज AC लेना है तो किसका लें, ओनिडा का लें, वर्लपूल का लें, डेकिन का लें, और या सैमसंग का लें, या फिर LG का लें, या वोल्टास का लें। इतना कंपनी का एडवर्टीजमेंट है कि एक AC लेने में आपको 2 महीना लग जाएगा। पैसा अपने पास रख के पहले आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी का AC लें, क्योंकि इतना एडवर्टीजमेंट है। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है हेल्प करने की बजाय। नेक्स्ट, सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। सम एडवर्टीजमेंट आर इन बैड टेस्ट का मतलब है कि कुछ एडवर्टीजमेंट बहुत ही गंदी तरह से दिखाया जाता है। जैसे क्या होता है कि कई बार कई जगह पे लड़कियों की जरूरत नहीं भी होती है एडवर्टीजमेंट में, लेकिन लड़कियां दिखाई जाती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, फेविस्टिक का एक ऐड आया था जिसमें बहू अपने सास के ऊपर फेविस्टिक लगा के होठ पे और सिल दे रही थी। तो ये सब क्या है, ये सब खराब बात तो है, बैड टेस्ट, खराब तरह से एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आर past advertisement cost are passed on the customer in the form of higher प्राइस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट हैवी, कंपनियां अगर 10 रुपए का सामान बना रही हैं तो उस पर पता नहीं कितना करोड़ रुपए उसके एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर दे रही हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 10 रुपए का मैंने लीची का जूस बनाया, मैं पैकेट में डाल के बेच रहा हूं, तो उसके प्रमोशन पे, उसके एडवर्टीजमेंट पे मैंने 10 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया लगा दिया, तो 10 रुपए का जो लीची का जूस था उसका दाम ऑब्वियस सी बात है मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट है एडवर्टीजमेंट का, वो मुझे क्या, किस पे जोड़ना पड़ेगा, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे ही जोड़ना पड़ेगा। जो कॉस्ट लगा है वो लीची का जूस बनाने में, उसी पे मैं जोड़ूंगा। तो और वो कॉस्ट 10 रुपए का जो बना था सामान, अब वो 50 रुपए का हो गया, तो कस्टमर उस क्या, ये पैसा मैं किससे लूंगा, एडवर्टीजमेंट का। जो पर लीची के डब्बे पे जो 40 रुपए एक्स्ट्रा लगा है, वो पैसा मैं किससे लूंगा, कस्टमर से लूंगा। 50 रुपए रेट मैंने बढ़ा दिया। तो ये सब क्या है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ाता है सामानों का। नॉर्मल चीजों का कॉस्ट एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे आईफोन में भले ही कुछ ना हो, लेकिन आज उसके एडवर्टीजमेंट ने क्या कर दिया है, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ा दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये क्या है आपका, इसका प्रमोशन का दूसरा पार्ट है सेल्स प्रमोशन। जैसे हम पढ़ रहे थे, जो एडवर्टीजमेंट था वो आपका क्या था, 4 प्रमोशन में हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे प्रमोशन के, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिएक्शन। ये दूसरा है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब होता है, सेल्स प्रमोशन का मतलब ये होता है, इट रिफर्स टू शॉर्ट term use of promotional tech activity
कुछ ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटी जो छोटे समय के लिए, कम समय के लिए यूज़ की जाती है, क्या करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कस्टमर्स को, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें। जैसे जियो ने क्या किया, शुरू में लॉन्च किया जब, तो क्या किया, अपने सामान को फ्री कर दिया, फ्री इंटरनेट 4000 के फ़ोन के साथ, 4G इंटरनेट 4000 के फ़ोन के साथ साल भर के लिए। तो अपना सेल्स प्रमोशन करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, अपने सामान की सेलिंग को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसने ये छोटे समय के लिए ये जो है प्रमोशन टेक्निक अपनाई, प्रमोशन एक्टिविटी किया उसने साल भर के लिए, और फिर अब देखिए रेट बढ़ा दिया। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या होता है सेल्स प्रमोशन का, इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स, इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत जैसे ही आप सेल्स प्रमोशन के लिए कोई स्टेप लेते हैं, प्रमोशन एक्टिविटी करते हैं सेल्स प्रमोट करने के लिए, अपनी सेलिंग को, अपने सामान को बेचने के लिए जो आप बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए जो आप स्टेप लेते हैं, जब उसको सेल्स प्रमोशन के लिए, अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए जो आप स्टेप लेते हैं, उसके बाद तुरंत के तुरंत आपको इमीडिएट इफेक्ट दिख जाता है सेल्स पे, आपके सेलिंग पे, जैसे आपकी सेलिंग तुरंत बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने साड़ियाँ मेरे दुकान में जो है थी, 1 करोड़ की बची हुई थी, मैंने बाहर उसको लगवा दिया और लगा बेचवाने 50 रुपए में, 500 की साड़ी 50 रुपए में डिस्काउंट पे। तो क्या हुआ, तुरंत ही मेरा ये सेल्स प्रमोशन से मेरा तुरंत ही क्या हो जाएगा, सेलिंग इमीडिएट मेरा दिखने लग जाएगा, सेलिंग पे इफेक्ट, सेलिंग बढ़ जाएगी। स्टॉक क्लियरेंस, जनरली सेल्स प्रमोशन लोग किस लिए करते हैं, पुराना जो स्टॉक होता है, ओल्ड स्टॉक, उसको क्लियर करने के लिए करते हैं, उसको साफ करने के लिए करते हैं। 1 करोड़ रुपए की साड़ी मान लीजिए मेरे पास पड़ी हुई है, तो मुझे क्या करना है, मैंने बाहर चौकी लगवाया, चौकी पे साड़ी बिछवा दिया सड़क पे, और उसको लगा बेचने 50 रुपए में, 500 की साड़ी 50 रुपए में। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा पुराना स्टॉक भी खाली हो गया, भले ही कुछ नुकसान हुआ वो चलेगा, लेकिन पुराना स्टॉक तो कम से कम निकल गया। हेल्प्स टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर होता है सेल्स प्रमोशन, उस पर भी हेल्प करता है हमें जीतने पे। जैसे जियो आया, छोटे 1 साल के लिए उसने फ्री इंटरनेट कर दिया, 4000 का फोन लो, फ्री इंटरनेट ले जाओ, तो ये क्या किया, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन सबको ध्वस्त करके रख दिया। तो कॉम्पिटिटर के ऊपर, कॉम्पिटिटर जो जियो के थे वो जो है जीत गए, मतलब जियो जीत गया अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर, एयरटेल वगैरह के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्स प्रमोशन टेक्निक। क्या क्या वो टेक्निक है जो कस्टमर के लिए होती है सेल्स प्रमोशन की। पहला है रीबेट। रीबेट क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। रीबेट का मतलब होता है कि जब सामान बेचा जाता है अपने ओरिजिनल दाम से कम पे, अपने ओरिजिनल दाम से कम पे। जैसे 2 लीटर पेप्सी का दाम है 90 रुपया, ये रहता है, ये ओरिजिनल दाम है उसका। कंपनी अपना सेलिंग बढ़ाने के लिए उसने रीबेट दिया, छूट दिया। रीबेट का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट से ये अलग होता है। डिस्काउंट में तो आपको जो है इसका ये बताते हैं, पहले रीबेट समझ लीजिए। रीबेट क्या होता है, ये छूट होता है एक तरह का जो कंपनी देती है लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे 2 लीटर के पेप्सी का दाम नॉर्मली होता है 90 रुपये, लेकिन अभी 2 लीटर के पेप्सी का दाम कंपनी कभी कभी क्या करती है 35 रुपया रख देती है। तो ये क्या है, ये रीबेट है। रीबेट का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू सेलिंग प्रोडक्ट एट अ स्पेशल प्राइस विच इज लेस देन द ओरिजिनल प्राइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी स्पेशल प्राइस पे जब सामान को बेचती है, स्पेशल प्राइस पे जब सामान को बेचती है, तब उसको हम कहते हैं रीबेट। ओरिजिनल कॉस्ट से, ओरिजिनल प्राइस से कम रहता है ये। ठीक है, अपना जनरली अपना पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए जल्दी जल्दी। मान लीजिए कि पेप्सी जो है जो 90 रुपये में बिक रही है वो एक्सपायर होने वाली है 2022 में, ठीक है, और जो 35 रुपये में 2 लीटर की पेप्सी बिक रही है वो एक्सपायर होने वाली है 2020 दिसंबर में। तो कंपनी जल्दी जल्दी अपना पुराना स्टॉक क्या करेगी, साफ करने की कोशिश करेगी। ठीक है, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है जब प्राइस के प्रॉफिट के परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ मैं 100 रुपये में बेच रहा था, कोई चीज़ मैं 100 रुपये में बेच रहा था, उसको मैं लगा 10 रुपया छूट देके 90 रुपये में बेचने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा कि रिड्यूस जब मैंने कर दिया लिमिटेड पीरियड के लिए, मतलब कम समय के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए मैंने उसकी कॉस्ट में रिडक्शन कर दिया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कस्टमर के लिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर बाई करे। ठीक है, जैसे बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, स्टॉक क्लियर करने के लिए अपना डिस्काउंट देती हैं। जैसे आपने देखा
देखा होगा फरवरी मार्च में जैकेट पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, फरवरी मार्च में जैकेट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है ताकि वो जल्दी जल्दी जाते जाते ठंडी जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट और स्वेटर बेच पाएँ। नेक्स्ट हमारा आता है रिफंड। रिफंड एक तरह का सेलिंग टेक्निक होता है सेल्स प्रमोट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारा बिके, ये रिफंड भी एक तरह का टेक्निक होता है। रिफंड का ये मतलब नहीं है कि आपको पैसा पूरा वापस दे देंगे, नहीं। रिफंड का ये मतलब है कि आपने अगर 90 रुपये की 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ली है तो अगर आप उसका बॉटल 2 लीटर वाला बॉटल आप वापस करेंगे जाके दुकानदार को, ठीक है, कंपनी ऑफर करती है दुकानदारों को कि जाके आप वापस करेंगे तो आपको 10 रुपया मिलेगा उस पर, ठीक है। तो ये क्या है, रिफंड। क्या आपने क्या किया, कंपनी ने अपना सेल्स बढ़ाने के लिए ये ऑफर दिया कि 2 लीटर की पेप्सी की बॉटल अगर आप जाते हैं दुकान पर देने के लिए तो आपको 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट गिफ्ट ऑन प्रोडक्ट गिफ्ट ऑन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जैसे आपने कॉम्प्लान लिया, कॉम्प्लान के साथ पहले वो फेंकने वाला एक खिलौना आता है, अब नहीं आता है, पहले ऑफर था, अब तो आता है बॉर्नविटा के साथ मग फ्री, कॉफ़ी के साथ शेकर फ्री। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट का, उसके साथ जब जैसे आपने 2 लीटर का आपने नहीं 2 किलो का आपने बॉर्नविटा का वो लिया डिब्बा लिया, उसके साथ आपको मग फ्री दूध वाला पीने के लिए, दूध पीने के लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट गिफ्ट जो मिलता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। इससे भी सेल्स क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वांटिटी डील। क्वांटिटी डील का मतलब कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेते हैं, जैसे बाई 3 गेट 1 फ्री साबुन पे होता है ना ऐसा, तो ये भी क्या होता है, सेल्स प्रमोट करने के लिए होता है कि 3 से खरीदो और 1 फ्री पाओ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। कभी कभी कंपनियां क्या कराती हैं, कॉन्टेस्ट क्रिएट कराती हैं, फेस्टिव वो करवाती हैं, कंपटीशन करवाती हैं और उसमें तमाम तरीके के गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, इससे भी कंपनी का क्या होता है, प्रमोशन होता है। नेक्स्ट सैंपल्स। कभी कभी सड़कों पे आपने देखा होगा जिलेट का लेके घूमते हैं कई सेल्समैन और कहते हैं कि 2 रुपए में 10 ठो, 2 रुपए में 10 ठो। कभी कभी आपने देखा होगा पेन वाले भी, पेन की कंपनियां होती हैं, 2 रुपए में 5 पेन, 2 रुपए में 5 पेन सैंपल के तौर पे वो बिकवाते हैं। कभी कभी सरफ और आपने देखा होगा बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं सड़कों पे, बैग लेके सब टांगे टांगे चलते रहते हैं। तो ये क्या है, ये भी कंपनी का क्या करती है, सेलिंग प्रमोशन में, सेल्स प्रमोशन में हेल्प करती है। सेल्स प्रमोशन का सिंपल सा मतलब है कि अपने सामान को बेचने, अपने सामान की बेचने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो आप टेक्निक करते हैं, जो आप स्टेप लेते हैं, उसको सेल्स प्रमोशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लकी ड्रॉ। कभी कभी क्या होता है, बोला जाता है ना कि मेरा लकी ड्रॉ निकला, मेरा लकी ड्रॉ निकला। जैसे कहा जाता है ना कि आप 1 लाख का कपड़ा, साड़ियों में कहा जाता है कि आप 1 लाख का कपड़ा लो, आपको 1 लकी ड्रॉ मिलेगा। उसके बेसिस पे अगर आपका कार, बाइक कुछ भी निकल सकता है। तो लकी ड्रॉ के चक्कर में लोग क्या करेंगे, सब लोग 1 लाख का कपड़ा लेने लगेंगे, जो रिटेलर्स होंगे, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट फुल फाइनेंस। आजकल क्या किया है कंपनी ने, अपना सेल बढ़ाने के लिए, अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए, मोबाइल कंपनियों ने क्या किया है, अपना सेलिंग बढ़ाने के लिए दिल्ली में उन्होंने क्या किया है कि वो कहते हैं हम फुल फाइनेंस करेंगे, आपका पूरा पैसा हम देंगे, आपको EMI भरना है। जैसे 10,000 रुपये का फ़ोन है तो कंपनियां कह रही हैं कि 10,000 रुपया आप 1,000 जमा कर दो, बाकी 9,000 रुपये आप EMI बंधवा लो, ठीक है, हर महीने आपको इतना देना होगा। तो इस तरीके से कंपनियां कभी कभी क्या कर रही हैं, पूरा भी फाइनेंस कर दे रही है। मारुति कार कंपनी, बाइक कंपनी, ये क्या कर रही है, फुल फाइनेंस कर रही हैं। अगर 50,000 की बाइक है तो कह रही है उनसे कि आप 50,000 रुपये ये कंपनी आपको दे रही है, आप इसका लोन ले लीजिए, आप EMI भरिए, ठीक है, आपको कोई पैसा पहले देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल और बाइक खरीद रहे हैं। पैक्ड प्रीमियम। पैकेज प्रीमियम का मतलब है, पैकेज प्रीमियम का क्या मतलब है, सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। पैकेज प्रीमियम का मतलब है कि कहा जाता है ना कि लक्स में सोना का सिक्का निकलेगा, लक्स में सोने का सिक्का निकलेगा, टाटा प्रीमियम चाय पत्ती में सोने का सिक्का निकलेगा। यही है इस ऐसी टेक्निक जो इस तरीके से की जाती है, उसको पैकेज प्रीमियम बोलते हैं कि टाटा के पैक के अंदर सोने का सिक्का निकलेगा, टाटा चाय पत्ती के पैक के अंदर, तो और लक्स के पैक के अंदर सोने का सिक्का निकल सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर सेल्स प्रमोशन। कंटेनर प्रीमियम। कंटेनर प्रीमियम का मतलब कि आपने जैसे मान लीजिए अमूल की मैंने मटकी वाली आइसक्रीम खरीदी, अमूल की मैंने मटकी वाली आइसक्रीम खरीदी, तो उसका जो मटकी है वो मैं क्या कर सकता हूँ, आगे अपने वहाँ उसको छोटा सा मटकी है, उसमें आइसक्रीम जमा सकता हूँ, उसमें चाय बना सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, कंटेनर प्रीमियम। कभी कभी कंटेनर रखने के चक्कर में भी लोग सामान
ले लेते हैं कंपनीज का, यही कंपनी की चाल होती है, इसी तरह से कंपनी सेल्स प्रमोशन करती है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ सेल्स प्रमोशन, क्या बेनिफिट है सेल्स प्रमोशन का? अटेंडेंस वैल्यू, अटेंशन वैल्यू। अटेंशन वैल्यू का मतलब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक से कस्टमर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अरे वाह वहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, अरे वाह वहाँ रिबेट मिल रहा है, अरे वाह वहाँ पे फुल फाइनेंस किया जा रहा है, अरे वाह वहाँ पे सैंपल मिल रहा है, अरे वाह वहाँ पे पैकेज प्रीमियम मिल रहा है। तो इस तरह से अरे वाह वहाँ पे रिफंड मिल रहा है। तो इस तरह से वो क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है उस सामान के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूजफुल क्या है, क्या मेरिट है, क्या फायदा है सेल्स प्रमोशन का? यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, नए प्रोडक्ट के लॉन्च में भी क्या होता है, ये यूजफुल होता है। जैसे जियो ने क्या किया था, अपना नया प्रोडक्ट जब लॉन्च किया था, नया सिम लॉन्च किया था, तो उसने सेल्स प्रमोशन करने के लिए क्या किया था, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे, बहुत ज़्यादा रिबेट पे उसने क्या किया था, अपने सामान को बेचा था। ठीक है, नेक्स्ट यूजफुल फॉर ओल्ड स्टॉक क्लियरेंस, जो ये सेल्स प्रमोशन होता है ये अच्छा रहता है, पुराना जो स्टॉक रहता है। जैसे 2018 का एसी इस समय 35,000 में डैंकिन का मिल रहा है, लेकिन वही 2020 का मॉडल जो है इस समय 40,000 का है। तो ये क्या है, जब कंपनियां डिस्काउंट देती हैं, जब सेल्स प्रमोशन करती हैं अपना वो पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए। ठीक है, इसका डिमेरिट क्या है, रिफ्लेक्ट क्राइसिस। अगर बार बार कोई कंपनी डिस्काउंट दे रही है, बार बार कोई कंपनी सेल्स प्रमोशन का यूज़ कर रही है टेक्निक का, तो इसका ये मतलब है कि उस सामान की कोई डिमांड नहीं कर रहा है, जल्दी लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, दिखाता है क्राइसिस, उस सामान की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट स्पॉइल्स प्रोडक्ट इमेज, अगर बार बार आप किसी चीज़ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, इजीली अवेलेबल करवा रहे हैं और बार बार जो है कस्टमर को कह रहे हैं कि इसको खरीदो इसको खरीदो, तो कस्टमर क्या सोचेगा कि उस सामान का क्या है, उसका इमेज कस्टमर के सामने क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कस्टमर सोचेगा कि ये लो क्वालिटी का सामान है। ठीक है, तो इसलिए बार बार सेल्स प्रमोशन की टेक्निक भी यूज नहीं करनी चाहिए। जियो को देखिए, जियो ने एक बार सेल्स प्रमोशन की टेक्निक यूज की 2016 में, जब उसने जियो का सिम लॉन्च किया तब, उसके बाद से नहीं किया। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का मतलब बहुत, मैं दुकानदार दुकान पे बैठा हुआ आराम से कस्टमर का इंतजार कर रहा हूँ कि कस्टमर आए, उसको मैं साड़ी दूंगा, साड़ी दिखाऊंगा खोल खोल के ऐसे, ये हो गया पर्सनल सेलिंग। जब आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करके सेलिंग करते हो तो उसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। जब बायर और सेलर आमने सामने होते हैं फेस टू फेस, तब उसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर बायर फॉर सेलर और बायर फॉर पर्पज ऑफ सेल, फॉर पर्पज ऑफ सेल। ठीक है, पर्सनल सेलिंग तीसरा एलिमेंट है प्रमोशन का, पर्सनल सेलिंग तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, इसका फीचर क्या है पर्सनल सेलिंग का? पर्सनल सेलिंग का फीचर है पर्सनल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, पर्सनली आप इंटरेक्ट होते हैं, पर्सनली आप बोलते हैं कस्टमर के साथ, बात करते हैं। ठीक है, ये अच्छा है वो अच्छा है। नेक्स्ट टू वेज कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। कस्टमर को अगर कुछ नहीं समझ में आता है वो भी आपसे पूछता है, आपको अपनी बात बतानी होती है कस्टमर को, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन नहीं अच्छा है क्या है, तो आप भी बताते हैं। तो दोनों तरफ से बातचीत होती है, इसको कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ कस्टमर और बायर, सेलर और बायर दोनों में बात करें। बेटर रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में ऐसे क्या होता था, वन वे कम्युनिकेशन था, आप बोल देते थे, एडवर्टीजमेंट कर देते थे, बस अगर उसको कोई डाउट होगा बेचारा किससे जाएगा पूछने कस्टमर। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, सामने वाले को आप बात समझाते हैं तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो कस्टमर आपसे पूछता है, रिस्पॉन्स देता है। रिलेशनशिप, ये क्या करता है, पर्सनल सेलिंग रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जैसे मेरी दुकान पर कोई आया साड़ी लेने, तो मैंने कहा भाभी जी ये दिखा दूँ, भाभी जी वो दिखा दूँ, अरे भाभी जी बच्चों को फ्रूटी पिला दूँ, ये क्या है, ये रिलेशनशिप बनाया मैंने। ठीक है, पर्सनल सेलिंग में ये होता है। नेक्स्ट बेटर कन्वेंसिंग, आप कन्वेंस कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल एक घटना मैं बताता हूँ। कल एक कस्टमर आया दुकान पे, ठीक है, मैंने देखा वो साड़ी पसंद कर रहा था, उसे साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। तो जब आप एक्सप्रेशन देखते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि वो कैसे कन्वेंस होगा। तो आप क्या करते हो, और बेटर कन्वेंस करने के चक्कर में जाके और साड़ियाँ ले आते हो और साड़ियाँ उसको दिखा देते हो। इससे क्या होता है, बेटर कन्वेंस करने में पर्सनल सेलिंग में आसानी रहती है। तो ये उसका फीचर है। नेक्स्ट क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, फिजिकल क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। फिजिकल मतलब कि अच्छा होना चाहिए, शरीर से हंसमुख होना चाहिए, ऐसे मुंह बना के ना बैठा रहे किसी को बेचे, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और अच्छा, बहुत ही भद्दा सेल्स मैनेजर नहीं होना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए सेल्स मैनेजर को, जो सेल्स करे, सेल्समैन जो हो, जो बेचने वाला हो। अगर कोई दुकान, अगर कोई शॉप पे, मान लीजिए मेरी साड़ियों की शॉप है, उस पर कोई
कस्टमर आए और मैं अगर मैं सेल्समैन हूँ, बेचने वाला हूँ, ठीक है, साड़ी वाड़ी दिखाता हूँ, अगर मैं बहुत गंदी तरह कपड़ा वपड़ा पहन के बैठा रहा हूँ, बहुत भद्दा सा मुँह लेके बैठा रहा हूँ, सड़ा हुआ मुंह बना के बैठा रहा हूँ, तो क्या कोई कस्टमर आएगा? नहीं आएगा। तो एक अच्छे सेल्समैन का क्या पहचान है कि उसका फिजिकल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्माइल चेयरफुल होनी चाहिए, उसका फर्स्ट इंप्रेशन लोग ऐसा ना हो कि मुँह बना के बैठा हो, कस्टमर बाहर से ही भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो जो है चार्मिंग होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। दूसरी क्या क्वालिटी है? सोशल क्वालिटी। सोशल क्वालिटी का मतलब है कि वो पोलाइट होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, उसको वेलकम करना आना चाहिए कस्टमर का, उसको ग्रीटिंग करना आना चाहिए, कस्टमर को वो पोलाइट वे में एक्सप्रेशन दे। ऐसा नहीं हो कि कस्टमर अगर नहीं कोई 10 साड़ी अगर कस्टमर ने खुलवा दी है और नहीं लेके गया है अगर, तो ऐसा ना हो कि वो उसको लगे गरियाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब भी वो खुश रहना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है मेंटल क्वालिटी। मेंटल क्वालिटी में ये आ जाता है कि एक अच्छा सेल्समैन है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको एक्सप्रेशन से समझ में आना चाहिए कि कस्टमर क्या चाह रहा है, और जल्दी से अगर उससे कोई गलती हो जाए, मान लीजिए मेरी साड़ियों की दुकान है, ठीक है, और मुझे कस्टमर का चेहरा पढ़ने आना चाहिए, मेरा मेंटली मैं इतना स्टेबल होना चाहिए कि कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, उस हिसाब से मैं उसे दिखाऊं। वो मांग रहा है सिल्क की साड़ी और मैं दिखाऊं उसे कुछ और साड़ी, तो ये अच्छा नहीं है ना। तो मेरा मेंटल क्वालिटी एक सेल्समैन की क्या होनी चाहिए कि वो चीज़ों को पकड़ना उसे आना चाहिए कि कस्टमर का कैसा फेस एक्सप्रेशन है, क्या वो कहना चाह रहा है, क्या वो चाह रहा है, कैसे वो सेटिस्फाई होगा, उसे कैसी साड़ियाँ चाहिए, ये सब चीज़ें उसको आनी चाहिए। ईगो वगैरह उसके अंदर नहीं होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर कोई भाईचारे की व्यवस्था होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे मेंटल क्वालिटी ये हो गई। टेक्निकल क्वालिटी, सामान, अगर मैं टीवी की दुकान पे बैठा हुआ हूँ, मेरी मान लीजिए टीवी की दुकान है, तो मैं अगर कोई कस्टमर आया और उस टीवी के बारे में पूछा मेरे से कि भैया इस टीवी में क्या क्या खासियत है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है इस टीवी की, तो अगर मैं नहीं बता पाया तो वो कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा, भाग जाएगा वो, ठीक है। तो एक अच्छे सेल्समैन की ये पहचान होनी चाहिए कि वो जिस सामान में डील कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्निकल है, तो उसको उसकी सारी जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए, ये भी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है टेक्निकल नॉलेज। अदर क्वालिटीज़ है, ऑनेस्ट होना चाहिए, तरह तरह की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कस्टमर मेरे वहाँ से मान लीजिए साड़ियाँ लेके निकल रहा है और पूछे भैया टीवी कहाँ मिल जाएगा, टीवी लेना है, तो मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए कि आसपास कहाँ टीवी मिलता है, ठीक है। अगर नहीं बता पाएंगे तो कस्टमर थोड़ा सा बेकार लगेगा उसको। गुड मेमोरी पावर, कस्टमर को याद रखने की पावर रहनी चाहिए कि दुकान पे अगर आपके साड़ियाँ लेने कोई 2-4 बार चढ़े तो आपको याद रहना चाहिए कि हाँ ये भाई साहब हैं, इनका नाम, उनसे अच्छे से, अरे आप आए थे उस दिन भाई साहब। इस तरीके से ये सारे क्या हैं, क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे सेल्समैन की।